नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विषय विज्ञान का आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो से आपका एग्जाम में प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो का पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, और दोस्तों ये साइंस का बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर जब वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, और बी में लिखा हुआ है अग्नाशय, और सी में लिखा हुआ है अंडाशय, और डी में लिखा हुआ है एड्रिनल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल में, बी में लिखा हुआ है लाल रक्त कण में, और देखिए सी में लिखा हुआ है बर्नी लवक में, और डी में लिखा हुआ है श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ Na2CO3, बी में लिखा हुआ CaCO3, और सी में लिखा है NaHCO3, और डी में लिखा है NaNO3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, तो NaHCO3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा है कि पीतल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धातु, बी में लिखा है अधातु, सी में लिखा हुआ है मिश्र धातु, और देखिए डी में लिखा है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल जो है वो क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पीतल मिश्र धातु है, किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं, और जिंक जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। तो कॉपर जो ये पीतल जो है बाबू वो मिश्र धातु है, और किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। देखिए जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो ये अम्ल हो जाता है, ठीक है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में केवल 7 से कम लिखा हुआ है जो कि 5 है। तो ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कोई विलयन तो वो क्षार हो जाता है, ठीक है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा तो 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आपको दोनों को समझ के इस तरह से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि टार्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टमाटर, बी में लिखा हुआ है इमली, और सी में लिखा हुआ है दही, और डी में लिखा हुआ है सिरका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ टमाटर में जो है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। और देखिए दही में जो है, दही में इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चारों को आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पारा, बी में लिखा है ब्रोमीन, और सी में लिखा है तांबा, और डी में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पे द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगर देखिए अगर जो इस तरह से आपको प्रश्न पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, केवल अधातु के जगह पर केवल धातु अगर जो लिख देगा और पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एड्स, बी में लिखा हुआ है बेरी, सी में लिखा हुआ है घेंघा और डी में लिखा है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी जिस इंसान को होगा उसको बेरी रोग होता है। ठीक है, देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर मतलब हुआ पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अवतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसमें कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अवतल दर्पण को हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर लोग जो होते हैं रोगियों को गला, दांत इस सब को इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और बी में लिखा है क्लोरोफिल, और देखिए सी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, और डी में लिखा है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो CO2 भी है और क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो होगा सभी। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ U बाई में भी, अब देखिए बी में लिखा U इंटू भी, और सी में लिखा U प्लस भी, और डी में लिखा हुआ V बटा U। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो V बटा U होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न इसमें कहता है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6.0 से 6.8, बी में लिखा है 7.0 से 7.8, देखिए सी में लिखा है 2.1 से 3.8 और डी में लिखा है 5.1 से 5.8 तक। तो आपको बताना है इसमें कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक हमारे शरीर में pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में लिखा है वास्तविक होता है, बी में लिखा है काल्पनिक होता है, सी में लिखा हुआ है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पूछा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूछा कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कॉर्निया, बी में लिखा है आइरिस, और सी में लिखा है रेटिना, और डी में लिखा है पुतली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऊष्मीय, बी में लिखा है चुंबकीय, और सी में लिखा है रासायनिक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा है सोना और सी में लिखा है चांदी और डी में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोशिका को, बी में लिखा है नेफ्रॉन को और सी में लिखा है श्वसन अंग को और डी में लिखा हुआ है रक्तचाप को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तल लेंस, बी में लिखा है अवतल लेंस, सी में लिखा है बेलनाकार लेंस और डी में लिखा है उत्तल एवं अवतल दोनों। तो देखिए जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और इस दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दूरदृष्टि दोष जो होता है, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और इस दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको दोनों को याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब 19 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अंडाशय, बी में लिखा हुआ है गर्भाशय और सी में लिखा हुआ है शुक्रवाहिका और डी में लिखा हुआ है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन के तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है निषेचन, बी में लिखा है अंकुरन और सी में लिखा है परागन और डी में लिखा है किण्वन। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इसमें से जो प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप नोट करें और उसको अच्छी तरीके से याद कर लें और बार बार उसको आप रिविजन करते रहें। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम की तैयारी हो वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहे। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आम, बी में लिखा हुआ गुलाब और सी में लिखा हुआ गेहूँ और डी में लिखा हुआ मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है ऑक्सीजन, बी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और सी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन और डी में लिखा है हाइड्रोजन। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, कुटपात किसमें पाया जाता है? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पैरामीशियम, और बी में लिखा हुआ है यूग्लिना, और सी में लिखा है अमीमा, और डी में अमीबा लिखा हुआ है, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कि कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपात पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर पूछा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है अपचयन, बी में लिखा है उपचयन, सी में लिखा है संयोजन, और डी में लिखा है विस्थापन। तो आपको बताना है इसमें कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा है 4। तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।